विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इसके कई आयाम थे। इसने राजनीतिक रूप से विश्व को एक संसदीय प्रजातंत्र की प्रणाली दी। साथ ही विश्व में मानव के अधिकारों की घोषणा पत्र को जारी करने वाला भी अमेरिका पहला देश था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का विश्व के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी स्वतंत्रता संग्राम के साथ विश्व में और पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक श्रृंखला आरंभ हो गई थी। इस क्रांति ने पहली बार विश्व के समक्ष एक अच्छी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का उदाहरण रखा। इसने ही विश्व को पहला लिखित संविधान भी दिया। अब हम देखेंगे इस मैप में कि किस प्रकार से अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश जो थे वो किस तरह से थे। जो आप पिंक कलर की कंट्रीज देख रहे हैं, ये अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश थे। यानी उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनीज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। यानी ये वो स्थान होते हैं जिस पर राजनीतिक प्रभुसत्ता किसी और देश की होती है, और वो उस पर सीधे सीधे शासन तो नहीं करते, मतलब वो उसको अपने ही शासन के अधीन बना लेते हैं। तो एक जमाना था कि ब्रिटेन का पूरे विश्व के ऊपर, पूरे विश्व में उसके उपनिवेश थे, और कहा जाता था कि ब्रिटेन की महारानी के राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। यानी पूरे विश्व में इतनी जगह ब्रिटिश उपनिवेश थे कि कहीं ना कहीं तो सूर्योदय हो ही रहा होता था। तो इसके लिए कहा जाता था ब्रिटेन की महारानी के काल में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। तो आप देख सकते हैं कितने सारे अमेरिकी उपनिवेश ब्रिटेन के उपनिवेश थे। अब हम बात करते हैं अमेरिका के संक्षिप्त या छोटे से इतिहास के बारे में। अमेरिका में पहले जो प्रारंभिक निवासी थे वो समुद्री नाविक थे, और वो नॉर्स जाति के थे। सबसे पहले अमेरिका में पहुंचने वाला प्रथम ऐसा व्यक्ति जो बाहर की दुनिया से, यानी सभ्य देश जो थे अमेरिका में, वहाँ के लोकल लोग तो रहते थे, लेकिन अमेरिका के बारे में विश्व के लोगों को जानकारी नहीं थी। उस समय जो पूर्वी सभ्यता जैसे भारत, यूरोप और इन सब देशों में सभ्यता का बहुत अधिक विकास हो गया था, और ये लोग नहीं जानते थे कि विश्व के एक कोने में अमेरिका भी है, जहाँ पर अलग तरह के लोग, अलग तरह का भौगोलिक स्थिति और अलग तरह की राजनीतिक स्थिति है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो निकला तो भारत को खोजने था, और वो गलती से वहां पहुंच गया, और उसने उसका नाम नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड रखा। और उसको पहले लगा कि वो भारत पहुंच गया, इसलिए यहाँ के निवासियों को उसने रेड इंडियन कहा, क्योंकि उसके हिसाब से भारतीय लोग जिस कलर के होते थे, उस अमेरिका के लोग उसे दूसरे कलर के दिखाई दिए, तो उसने उनका नाम रेड इंडियन रखा। लेकिन अमेरिका को अभी अमेरिका कहने का उसका नामकरण करने वाला व्यक्ति एक इटालवी नाविक था, जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। इसने ये बताया अपनी खोज के द्वारा कि जो कोलंबस ने जगह खोजी है वो नया क्षेत्र भारत नहीं है, बल्कि ये तो एक नया महाद्वीप है। उसने पूरे अमेरिका में घूम के उसने यह विश्वास दिलाया लोगों को कि ये एक नया महाद्वीप है, और जिस पर अभी बहुत ही आदिम जाति के लोग रहते हैं। तो उसी के नाम पे अमेरिका को, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे अमेरिका कहा जाने लगा। ये आप देख सकते हैं कोलंबस है, जो उस समय की नाविक जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी यूरोप के देशों में, उसके तहत ये अमेरिका को खोजने, यानी भारत को खोजने निकला था, लेकिन गलती से पूरा महासागर पार करके ये अमेरिका पहुंच गया। और ये जो तस्वीर है ये अमेरिगो वेस्पुची की है, जिसके नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ। जो ओरिजिनल, जो विशुद्ध 13 कॉलोनीज ब्रिटेन की जो थी शुरू में, जहाँ पे जो आप ये देख सकते हैं सारी कॉलोनीज जो हैं ये समुद्र तट के बिल्कुल पास पास है। इसमें न्यू हैम्पशायर, मैसेच्यूसेट्स, रोड आइलैंड, न्यू जर्सी, डेलास, मैरीलैंड, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया, ये इस तरह से 13 ब्रिटिश कॉलोनीज जो थी, जो शुरू में ब्रिटिश उपनिवेश जो था वो यहाँ पे बसा था। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो थे
उन्होंने पूरे अमेरिका पर अपना अधिकार कर लिया। 1519 में स्पेन का खोजकर्ता फर्नांडो कॉर्टेस मैक्सिको पहुंचा था। मैक्सिको साउथ अमेरिका में है। उसके बाद स्पेन ने सेंट ऑगस्टिन नाम की पहली यूरोपीय बस्ती बसाई। फिर धीरे धीरे ब्रिटेन और फ्रांस भी अमेरिका के उपनिवेशीकरण की दौड़ में शामिल हो गए और यूरोपीय लोगों के आगमन से पहले अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाने लगा और अमेरिका की भूमि पर कृषि के विकास के बाद यूरोपियन और मूल निवासियों के बीच संघर्ष हुआ। ये जो तस्वीर है ये अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस की थी। ये इस तरह के थे जो बिल्कुल बेसिक जो आदिम जाति के मानव थे उसी की तरह शिकार, मछली पकड़ना और बिल्कुल जो प्रारंभिक व्यवसाय थे उसमें लिप्त थे। अब क्या आर्थिक कारण थे जिनके कारण अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ? तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स भारत में अमेरिका में पहुंचे, भारत को खोजते खोजते, और धीरे धीरे उन्होंने वहां पर अपने उपनिवेशों की स्थापना कर ली। उपनिवेशों की स्थापना के साथ साथ ही वहां के लोग जो थे उनमें और अमेरिका के लोगों में पहले संघर्ष हुआ। फिर ब्रिटिश उपनिवेश के लोग जो थे वो वहां जाकर बस गए। ये लोग मूलतः ब्रिटेन के थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो कई शताब्दियों तक 2-3 शताब्दियों तक अमेरिका में रहने लग गए तो उन लोगों को अपने मूल उपनिवेश यानी अपनी मूल कंट्री ब्रिटेन के लोगों के आर्थिक जो प्रतिबंध थे उनसे तकलीफ होने लगी और उन्होंने इसका विरोध करने लगे। तो इसमें बात की जा रही है सप्तवर्षीय युद्ध की। उसकी समाप्ति के पश्चात अमेरिका की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। उस पर कर्जों का बोझ बढ़ गया था। मुद्रा का अवमूल्यन होने से अनाज की कीमतों में कमी आई थी। तो ये सब कारण थे। इसके लिए एक आर्थिक नीति की आवश्यकता थी, लेकिन उपनिवेश की सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिससे इन उपनिवेशों में असंतोष की और विरोध की भावना बढ़ने लग गई। ऐसे कौन कौन से कानून बनाए इन्होंने? नौ संचालन का कानून बनाया, व्यापारिक और औद्योगिक नियंत्रण के कानून बनाए, एक शीरा अधिनियम बनाया जिसमें मोलेसिस एक्ट कहते हैं जिसको। इसके अंतर्गत जो शीरा बनाने का एक्सक्लूसिव राइट भी ब्रिटिश सरकार ने अपने पास रखा। इस समय एक व्यक्ति जॉन ग्रैनविले था जो उसने बहुत सारे सुधार किए। उन सुधारों के कारण अमेरिका के निवासियों को लगा कि अगर हमारा शासन होगा तो हमारी आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी रहेगी। इसी तरह एक शुगर एक्ट था, फिर स्टैम्प एक्ट था, और जब टाउनशेड जो था वो वित्त मंत्री बना तो उसने कुछ ऐसे कर अधिनियम लगाए जो अमेरिका के उपनिवेश वासियों के लिए बहुत विरोधी थे और उन्होंने इसको पूरी तरह से नकार दिया। ये बात हो रही है 1607 में कैप्टन नेवपोर्ट के नेतृत्व में एक पहली अंग्रेजी बस्ती की जेम्स टाउन में स्थापना हुई और 18वीं शताब्दी के पहले भाग में ब्रिटेन ने अमेरिका में 13 बस्तियों की स्थापना कर ली। इन उपनिवेश में लोगों ने स्वशासन और राजनीतिक ढांचा विकसित कर लिया। इसके बाद एक युद्ध लड़ा गया जो अमेरिकी स्वतंत्र साम्राज्य का पूर्व स्वतंत्रता संग्राम का पूर्ववर्ती युद्ध था। इसमें उपनिवेश वासियों ने अपने मूल जो उपनिवेश थे उनको समाप्त करने की बात की। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या प्रमुख कारण थे? पहला कारण हम जानते हैं राजनीतिक कारण। क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन का संसद का उपनिवेश था, इसलिए ब्रिटिश संसद इस पर अपना पूरा हक समझती थी और वो कहती थी कि बिना अमेरिका को उचित प्रतिनिधित्व दिए उसके लिए बनाए गए कानूनों का विरोध होना चाहिए। तो एक बहुत प्रसिद्ध नारा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो ये नारा जो था वो उस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का बहुत प्रमुख नारा था। अमेरिका में इस समय कृषि और वाणिज्य का तेजी से विकास हो रहा था। नए नए शहर बस रहे थे, बहुत सारे लोग जो थे उनके पास बहुत पैसा आ रहा था, तरह तरह का व्यापार कर रहे थे। मध्यम वर्ग जो था वो बहुत शक्तिशाली हो रहा था क्योंकि अमेरिका एक नया अनएक्सप्लोर्ड लैंड था जिसके ऊपर कभी ज्यादा लोगों ने वहां गए नहीं थे। तो जैसे ही एक सभ्य जाति जो ब्रिटेन जाति थी, जो पुनर्जागरण के बाद ये लोग वहां गए थे तो अपने साथ सभ्यता और संस्कृति वहां लेके गए थे। तो इनको ये जगह बहुत पसंद आई और इन्होंने अपने उपनिवेश को, इस उपनिवेश को अपना घर समझना शुरू कर दिया
और धीरे धीरे उन्हें अपने मूल कंट्री की जो दखलंदाजी थी उससे उनको दिक्कत होने लग गई और उन्होंने उसका विरोध करने लग गया। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन जो थी अमेरिका की बहुत बढ़ रही थी, लेकिन जितने प्रतिनिधि ब्रिटेन संसद में अमेरिका के थे उस अनुपात में वो प्रतिनिधित्व बढ़ नहीं रहा था। तो अमेरिका के निवासी को लगता था कि ब्रिटिश संसद जो उनको कानून बना रही है वो डिसप्रपोर्शनेट है, उसमें लॉजिक की और प्रपोर्शन की कमी है, उनके प्रतिनिधि कम है, उनकी सुनवाई कम होती है, तो इसका वो विरोध करने लग गए। इसी समय जो जॉर्ज तृतीय था जिसने 1760 से 1820 तक ब्रिटेन पर राज्य किया, वो एक बहुत ही निरंकुश साम्राज्यवादी था। उसके राज्य में विरोध को बढ़ावा मिला और वो मंत्रिमंडल को अनदेखी करके अपना व्यक्तिगत शासन चलाता था। उसने उपनिवेशों के प्रति अनुदार नीति अपनाई और उसने क्या किया, अनेक कानूनों द्वारा अपने उपनिवेशों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। सम्राट की इन नीतियों की बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई और बहुत ज्यादा उपनिवेशों में विद्रोह की भावना जो थी वो बलवती हुई। अब इसी समय लड़े गए सप्तवर्षीय युद्ध। इस सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव न सिर्फ अमेरिका पर बल्कि पूरे यूरोप पर, पूरे विश्व में अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेशों पर पड़ा। भारत की राजनीतिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब इसका जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि उपनिवेश में होड़ के लिए आपने देखी थी किस तरह से, मैं आपको दोबारा दिखाना चाहती हूँ ये कि किस प्रकार से ये पूरे अमेरिका में, ये सिर्फ छोटी सी कॉलोनीज में जो 13 कॉलोनी थी, ये उपनिवेश जो थे ब्रिटेन ने बसाए थे। पूरा अमेरिका जो था वो बाकी की कंट्रीज के अधिकार में था। यहाँ फ्रांस, कहीं पुर्तगाल, कहीं स्पेन, इस प्रकार से बटा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे फ्रांस में और इंग्लैंड में भूमि पर अधिकार को लेकर, उपनिवेश पे अधिकार को लेकर होड़ लगी और उनके बीच में युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध 1756 से 1763 के बीच में लड़ा गया, यानी पूरे 7 वर्ष तक चला। इसको 7 ईयर वॉर कहते हैं या सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। ये युद्ध बेसिकली कनाडा जो कि अमेरिका का ऊपरी भाग है उस पर आधिपत्य के लिए लड़ा गया था और इसके अंत में ब्रिटेन का कनाडा सहित संपूर्ण उत्तरी अमेरिका पर कब्जा हो गया था। इस युद्ध का दूरगामी परिणाम ये निकला कि अमेरिका वासियों को उत्तर में फ्रांसीसी आक्रमण के भय का भय समाप्त हो गया। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि अभी तक ब्रिटिश उपनिवेश था और फ्रांस का भी उपनिवेश था, तो अमेरिका के जो निवासी थे जिसमें ज्यादातर ब्रिटेन के लोग थे, उनको ये लगता था कि यदि हम ब्रिटेन की सत्ता का विरोध करेंगे तो हो सकता है हम ब्रिटिशर्स को कमजोर करें, तो धीरे धीरे फ्रांस हम पे अधिकार कर ले, तो हम तो उसी स्थिति में रह जाएंगे। तो सबसे पहले सप्तवर्षीय युद्ध के कारण फ्रांस का भय उनके दिलो दिमाग से समाप्त हो गया, क्योंकि फ्रांस हार गया, उसने उन जगहों पे, उन टेरिटरीज पे अपना अधिकार छोड़ दिया। तो अब ये जो उपनिवेश के लोग थे ये स्वतंत्र हो गए थे फ्रांस के भय से। अब इनका विरोधी कौन रह गया था? सिर्फ ब्रिटिशर्स रह गए थे और इनको ये लग रहा था कि अब हम जो है इनका विरोध अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध का भी राजनीतिक रूप से बहुत प्रभाव पड़ा अमेरिका के लोगों को युद्ध के लिए, संग्राम के लिए प्रेरित करने में। ये बहुत भयंकर जो युद्ध था, उसके बाद फ्रांस की बहुत घोर पराजय हुई, उसकी बहुत सारी शिप्स जला दिए गए, समुद्र में नौसेना में भी ये युद्ध लड़ा गया, थल सेना ने भी ये युद्ध लड़ा और फ्रांस की भयंकर पराजय हुई। अब कुछ मनोवैज्ञानिक कारण थे जिनके कारण अमेरिका के लोग जो थे उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। पहला कारण तो ये था, अमेरिका में आने वाले लोग संसदीय प्रजातंत्र की पृष्ठभूमि से आए थे, अतः वे आरंभ से ही स्वशासन के अभ्यस्त थे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में जो लोग आए वो ऑलरेडी संसद से, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की चीज़ों से परिचित थे, क्योंकि वो सब लोग कौन थे? वो ब्रिटेन से या यूरोप की कंट्रीज से आने वाले लोग थे, जो उपनिवेश बसने के साथ साथ व्यापारी के तौर पे, सैनिक के तौर पे, आम आदमी के तौर पे,
धार्मिक घटनाओं से परेशान होकर भागे हुए लोगों के तौर पे आकर अमेरिका में बस गए थे। तो ये ऑलरेडी सभ्य कंट्रीज से आए थे जहाँ पे संसद की प्रणाली, डेमोक्रेटिक सिस्टम का प्रयोग होता था। तो इनको पता था कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उसके बारे में वो जागरूक थे। तो ऑलरेडी एक जागरूक देश से आने के कारण ये अपने अधिकारों के प्रति सजग थे, संसदीय प्रजातंत्र के बारे में जानते थे और इन सब चीजों के वो अभ्यस्त थे। इन लोगों में अधिकांशतः ब्रिटिश मूल के थे, यानी ओरिजिनल उनकी जो कंट्री थी, एबोरिजिनल्स जो थे वो ब्रिटेन के थे, लेकिन कई कारणों से इनको अपने मूल देश से अब ज्यादा लगाव नहीं रह गया था। कई सालों से ये अमेरिका में रह रहे थे और ये अमेरिका को ही अब अपना देश समझने लग गए थे। बैकग्राउंड वो ब्रिटेन का लेके आए थे, लेकिन अपनी सोच में, अपने विचारों में वो पूरी तरह से अपने आप को अमेरिका का नागरिक मानने लग गए थे। इन लोगों को अमेरिका में प्राप्त आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता और उन्नति अति प्रिय थी। इनको जो ये ब्रिटेन से जहाँ लौट के जब ये आए थे, ब्रिटेन में उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, कई तरह के पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस चल रहे थे, वहाँ से धार्मिक क्रांतियाँ चल रही थी। जैसे ब्रिटेन का राजधर्म जो था वो प्रोटेस्टेंट धर्म हो गया था, तो वहाँ से भाग के कई लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ पे उनको बहुत अधिक स्वतंत्रता मिल गई थी। बहुत नई कंट्री थी, सब चीज़ें, सब रिसोर्सेज नए थे, तो उनको ये चीज़ बहुत पसंद आ रही थी और उसमें वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन का कोई हस्तक्षेप इन सब चीज़ों में हो, तो वो उसे पसंद नहीं करते थे। अब धार्मिक कारण क्या थे? ब्रिटेन जो था वो एंग्लिकन चर्च, वहाँ का राज्य चर्च था, उसने बहुत सारी बाधाएं लगा रखी थी। तो जो नॉन एंग्लिकन चर्च, जो एंग्लिकन चर्च को नहीं मानते थे और प्योरिटन और क्वेकर धर्मावलंबी थे, उस चर्च को मानते थे, वो वहाँ से दुखी होकर अमेरिका आकर बस गए थे। तो उनका वैसे भी ब्रिटेन के जो मूल निवासी थे, जो एंग्लिकन चर्च को मानने वाले थे, उनके साथ वैसे धार्मिक विरोध भी रहता था और यहाँ आकर जो उन्हें स्वतंत्रता मिली उससे वो विरोध जो था वो और ज़्यादा मुखर हो गया और ज़्यादा लाउड हो गया। फ्रांस के कई अलग धार्मिक संप्रदाय के लोग भी यहाँ आकर बस गए थे। ये लोग अपने मूल देशों की धार्मिक नीतियों के विरोधी थे और उस समय, अभी आपने फ्रांस की क्रांति का वीडियो देखा था तो आपको पता होगा कि चर्च जो था उस काल में वो किस प्रकार से लोगों को शोषण करता था। टीथ और टाइट्स और कई तरह के कर वो लेता था। इन सब करों का, इन सब प्रणालियों का लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। अमेरिका में उनको ये सब चीज़ें नहीं मिली थी, वहाँ उनको बहुत प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, तो वो इस चीज़ को का बहुत सम्मान करते थे। अब एक जो बहुत इम्पोर्टेंट कारण है वो बौद्धिक जागरण। विद्यार्थियों, किसी भी क्रांति के होने में, किसी भी स्वतंत्रता संग्राम के होने में उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए वहाँ के विचारकों का, वहाँ के बौद्धिक जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। पहले वो जनता के मन में वो अवेयरनेस, वो भावना जागृत करते हैं। जब वो भावना बलवती होती है, उसी के बाद जनता जो है संग्राम करती है, क्रांति करती है, किसी भी प्रकार का राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन करती है। तो इसी तरह का बौद्धिक जागरण जो था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की भी पृष्ठभूमि बना। इस समय यूरोप के जितने प्रसिद्ध दार्शनिक थे जैसे वोल्टेयर था, जॉन लॉक था, रूसो था, मॉन्टेस्क्यू था, जिसके बारे में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के में भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने बहुत तरह तरह के राजनीतिक दर्शन दिए, स्वतंत्रता का दर्शन दिया। रूसो ने कहा मानव स्वतंत्र जन्मा है, समाज ने उसको जंजीरों में जकड़ा है। वोल्टेयर ने कहा कि मैं आपसे सहमत नहीं भी हूँ तो भी मैं आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करूंगा। तो इस तरह की विचारधाराएं जो थी लोगों में बहुत पॉपुलर हो गई थी, लोग उससे बहुत प्रभावित हुए थे और अमेरिका के कई लेखक और दार्शनिक भी इनसे प्रेरणा ले रहे थे, जिसमें थॉमस पेन जो था वो बहुत फेमस था। उसने उपनिवेशों में नवजागरण लाने का प्रयास किया। थॉमस पेन ने कॉमन सेंस पैम्फलेट एक छपवाया, उसमें लेख लिखकर कहा स्वतंत्रता की क्या आवश्यकता है, और उसने द राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें बताया कि मानव को मानव मात्र होने के कारण कुछ अधिकारों की जरूरत होती है और उन अधिकारों की सुरक्षा करना एक राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो इन सब बातों का, इन सब बौद्धिक जागरण का वहाँ की जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इन सारी गतिविधियों से
अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की चाह बढ़ गई। अब तत्कालिक घटनाएं क्या हुई थी इस समय? एक थी बोस्टन टी पार्टी और प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोस्टन टी पार्टी की। हमने कुछ आर्थिक कारणों में करों की बात की थी। तो जो कर थे, जो शीरा अधिनियम या मॉलिसेस एक्ट था, वैसे ही एक चाय पर कर लगा दिया गया था और कहा था कि चाय को बेचने का एकाधिकार अमेरिकन ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको ही दिया गया था और वही चाय की का कारोबार अमेरिका में कर सकती थी। तो इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध अमेरिका के लोगों ने किया। उन्हें लगा कि ये गलत बात है, व्यापार पर किसी भी प्रकार का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब चाय की पहली पेटी जो थी, खेप जो थी, वो आई बोस्टन के बंदरगाह, बोस्टन एक बंदरगाह है, तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कुछ लोगों ने, सेनानियों ने उस जहाज में घुसकर सारी चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी और पूरे समुद्र का पानी चाय के रंग का हो गया। तो ऐसा लग रहा था एक बहुत बड़े शहर को चाय पार्टी दी जा रही है और इसीलिए उसका नाम बोस्टन टी पार्टी रखा गया। इसके बाद फिलाडेल्फिया में फर्स्ट जो थी महाद्वीपीय कांग्रेस 1774 में आयोजित की गई और फिर द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस आयोजित की गई। अब इन सब के बारे में जो थी आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे कि किस प्रकार से अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं हुई, किस प्रकार से उन घटनाओं का प्रभाव विश्व की राजनीति पर पड़ा, और इन सब की जानकारी इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको दी जाएगी। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, देखें और लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।